जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश गोस्वामी एजुकेशन टू ऑल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं घर की यादकर्ता क्लास 11 कविता का सरल अर्थ, कविता का सार, कविता का काव्य सौंदर्य और कविता के आधार पर कवि के पिताजी की विशेषताएं, उनकी माताजी की विशेषताएं इत्यादि बात करेंगे हम इस वीडियो में। दोस्तों, घर की याद कविता के कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। तो सबसे पहले बात करते हैं कवि परिचय की। कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म सन 1913 ईस्वी टिगरिया गांव होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था और सन 1985 को ये भगवान के प्यारे हुए। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सतपुड़ा के जंगल, गीत पड़ोस, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, ये इनकी लोकप्रिय एवं प्रमुख रचनाएं हैं। इन्हें कई सारे सम्मान और पुरस्कार मिले, जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, पद्मश्री पुरस्कार इत्यादि इनकी साहित्यिक रचनाओं के लिए, साहित्यिक योगदान के लिए इनको पुरस्कार मिले। कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलनों में इनकी सक्रिय भागीदारी रही है। गांधीवाद में आस्था रखने वाले रचनाकार थे भवानी प्रसाद मिश्र जी। अहिंसा और सहनशीलता को रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। इनको कविता का गांधी भी कहा जाता है। कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी को कविता का गांधी उपनाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कविता का सार यानी समरी। घर की याद कविता में कवि के द्वारा घर के मर्म का उद्घाटन किया गया है कि घर क्या होता है, ये समझाने का प्रयास किया गया कवि के द्वारा। यानी एक ही छत के नीचे रहने वाले लोगों का आपसी प्रेम, सहयोग, समर्पण, संवेदनाओं से युक्त होने पर ही वह घर कहलाता है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा सालती है यानी दुख देती है। कवि के स्मृति संसार में उसके परिजन एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है, यानी कविता का मूल भाव है। दोस्तों, घर क्या होता है? एक ही छत के नीचे रहने वाले लोगों में यदि आपस में प्रेम है, सहयोग की भावना है, एक दूसरे की संवेदनाओं को, फीलिंग्स को समझते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में हाथ बटाते हैं, तो वह घर कहलाएगा। यदि एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, आपस में एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से प्रेम नहीं है, एक दूसरे के सुख दुख में हाथ नहीं बटाते, तो वह घर नहीं है, वह केवल ईंट पत्थर से बना हुआ मकान है। घर कब होता है? जब आपस में एक ही छत के नीचे रहने वाले लोगों में आपस में प्रेम है, सद्भाव है, सहयोग की भावना है, सुख दुख में हाथ बटाते हैं, एक दूसरे के मन की बात को समझते हैं, एक दूसरे से दिल से प्रेम करते हैं, तब वह घर कहलाता है। तो घर की अवधारणा की सुंदर अभिव्यक्ति की गई है कवि के द्वारा घर की याद कविता में। तो चलते हैं घर की याद कविता की तरफ। कविता दोस्तों शुरू होती है यानी आज़ादी की लड़ाई के दौरान कवि के द्वारा आंदोलन में भाग लेने के कारण, आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने के कारण अंग्रेज सेना, अंग्रेज सिपाही पकड़ करके कवि को जेल में डाल देते हैं। कवि जेल में है, वर्षा का मौसम है, आसमान से बादल बरस रहे हैं, ऐसे में कवि को घर की याद आती है। घर की याद आती है तो कवि की आंखें नम हो जाती हैं, कवि की आंखों से भी आंसू बरसने लगते हैं। कवि को घर की क्या क्या चीज़ याद आती है, कौन कौन याद आता है, देखते हैं कविता। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता। आसमान से बादल बरस रहे हैं, ऐसे में कवि को घर की याद आती है तो कवि की आंखों से भी आंसू बरसने लगते हैं, आंखों से आंसू बहने लगते हैं, कवि दुखी हो जाता है घर को याद करके, घर की याद आने के कारण। कवि कहते हैं कि घर जो कि मुझसे काफी दूर है, लेकिन घर घर होता है, घर खुशियों का पूर्ण होता है यानी खजाना होता है। घर से, परिवार के लोगों से खुशियां होती हैं। घर में 4 भाई, कवि कहते हैं कि कवि के घर में 4 भाई हैं, 4 बहनें हैं, और ऐसे में कवि के घर पर उसकी बहन आई होगी। जबकि इस समय जो घर है वो कैसा घर है? प्रताप का घर, यानी कष्टोकारी से इस समय घर में दुख का माहौल है, क्योंकि कवि जेल में है। कवि के जेल में होने के कारण सभी घर के सदस्य दुखी हैं कवि को लेकर। आगे कवि कहते हैं कि घर के जो लोग हैं वो एक दूसरे से मन से जुड़े हुए हैं, दिल से जुड़े हुए हैं। 4 भाई 4 बहनें, कवि के परिवार में 4 भाई हैं, उनकी 4 बहनें हैं, और भुजा भाई, कवि ने भाइयों को भुजा कहा यानी राइट हैंड कहा है।
भाई भाई का राइट हैंड होता है, जो हर सुख दुख में हाथ बटाता है, सहयोग करता है। तो इसलिए कवि ने कहा है भुजा भाई, यानी भाई भुजा है, राइट हैंड होता है, प्यार बहन है। भाई और बहन का जो प्यार है वो अतुलनीय है, अनुपम है। आगे कभी माँ के बारे में बताते हुए कहते हैं कि उनकी जो माँ है वो कैसी है, अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन दुख के समय कवि के हर किसी छोटे बड़े दुख में माँ उनका सहारा रही है, आश्रय रही है। कवि कहते हैं कि माँ की गोद में सिर रखने पर सारे दुख समाप्त हो जाते हैं, सारी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। माँ के स्नेह को, माँ के प्रेम को कभी जेल में रहते हुए भी, घर से दूर रहते हुए भी कभी माँ के प्रेम का अनुभव कर रहा है, माँ के प्रेम का एहसास कवि को हो रहा है। और कह रहे हैं कि मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए उनका पत्र मुझे यहाँ पर नहीं आएगा। यदि वो पढ़ी लिखी होती तो उनका पत्र अवश्य आता, लेटर अवश्य आता। यहाँ पर कवि नारी शिक्षा के महत्व का संदेश देना चाहता है कि समाज का आधा वर्ग महिलाएं होती हैं। यदि किसी देश या समाज को विकास करना है तो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए शिक्षा आवश्यक है, जरूरी है, तभी वह समाज वह देश विकास कर सकता है। तो यहाँ पर माँ के अनपढ़ होने के कारण कवि को उनका पत्र नहीं मिलेगा। नारी शिक्षा की तरफ संकेत दिया गया है, संदेश दिया गया है कि लड़का और लड़की दोनों का ही पढ़ना लिखना, शिक्षित होना देश और समाज के विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। आगे कवि कहते हैं कि जो उनके अपने पिताजी के बारे में बताते हुए, मेरे पिताजी को अभी बुढ़ापा नहीं व्यापा है, हालांकि वो आज भी पूरी तरह से युवा दिखते हैं, यंग दिखते हैं, आज भी वो दौड़ लगाते हैं, खिलखिला करके, ठहाका मार करके हंसते हैं और वह मौत से भी नहीं डरते, यानी खतरनाक कार्यों को भी करने के लिए तैयार रहते हैं। यानी अपने उनके पिताजी कैसे हैं, वीर हैं, बहादुर हैं, साहसी हैं। बोल में बादल गरजता, कवि के जो पिताजी की जो आवाज़ है वो कैसी है, बुलंद है, बादलों की गर्जना जैसी है। काम में झंझा बरसता, और कवि के पिताजी काम बड़ी फुर्ती से करते हैं, बहुत तेजी से करते हैं। आगे कवि कहते हैं कि आज पिताजी सुबह नहा धो करके पिताजी ने श्रीमद् भगवद गीता का पाठ किया होगा, उसके बाद पहलवानों जैसी कसरत की होगी, कसरत किया होगा, व्यायाम किया होगा। जब यह सब करने के बाद घर के आंगन में पिताजी आए होंगे और बाकी चार भाई और बहनों को खेलते हुए देखा होगा पिताजी ने, और मुझे वहाँ पर ना देख करके उनकी आंखों में आंसू आए होंगे, पिताजी रोए होंगे, मुझ पांचवें को याद करके। कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी अपने पिता की पांचवी संतान थे। आगे कवि कहते हैं कि पांचवा मैं हूँ हवावा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे प्यार में बहते रहे। कवि कहते हैं मैं अपने पिता की पांचवी संतान हूँ, जैसे यानी मुझे पिताजी हमेशा सोने पर सुहागा कहते आए हैं, प्यार में, लाड़ में। यानी हर माता पिता के लिए अपनी संतान गोल्डन होती है, सोने पर सुहागा होती है, अच्छी होती है, प्यारी होती है। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे। कभी कहते हैं कि आज उनको अपने बेटे हेटे लगे होंगे, कंधे लगे होंगे, क्योंकि मैं जेल में हूँ। लेकिन दोस्तों कभी जेल में किसी गलत कार्य से जेल में नहीं गया था, कभी आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने के कारण जेल में गया था। तो आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने के कारण यह तो गर्व की बात है उनके माता पिता के लिए। कवि के कारण कभी जेल में इसलिए उनके पिताजी दुखी होते हैं, उन्हें ना देख करके उनकी आंखों से आंसू आते हैं, रोने लगते हैं। तब कवि की माँ कवि के पिताजी को समझाती है कि भवानी प्रसाद मिश्र ने, भवानी ने आपके परिवार की परंपरा का पालन ही किया है, आपके परिवार की हमेशा परंपरा रही है देशभक्ति की भावना, देश की रक्षा के लिए कदम से कदम मिला करके आगे आना। तो उनकी माँ उनके पिता को समझाती है कि यदि आप इस तरह से कच्चे होकर के रोने लगेंगे, दिल के कच्चे होकर के रोने लगेंगे, तो बाकी बच्चे भी दुखी होंगे, रोने लगेंगे। और भवानी ने ठीक ही किया है, यदि वो कदम पीछे खींचता तो मेरी कोख को ले जाता, लेकिन उसने कदम पीछे नहीं खींचा, उसने आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया, अंग्रेजों का सामना किया, तो उसने मेरी कोख को लज्जित होने से बचाया है। हमें तो भवानी के इस कार्य से गर्व होना चाहिए, गौरवान्वित होना चाहिए। आपके परिवार की, अपने परिवार की परंपरा का ही पालन किया है भवानी ने। यानी इसके द्वारा कवि कहना चाहता है कि उनके परिवार में इस तरह की भावना, देशभक्ति की भावना पहले से ही चली आती रही है। कवि के परिवार के लोग आज़ादी की लड़ाई में हमेशा सक्रिय रहते आए, उसी परंपरा का पालन कवि के द्वारा भी किया गया। आगे कवि कहते हैं कि माँ ने पिताजी को समझाया होगा, धैर्य बनाया होगा,
और इसके बाद कभी बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं, सावन के महीने के बादलों को संबोधित करके कह रहे हैं कि हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वेद बरसें, 5 वेद को वेद बरसें। यहाँ पर कभी बादलों से कहते हैं संदेश पहुंचाते हुए मानवीकरण अलंकार। दोस्तों यहाँ पर जब प्रकृति का मानवीकरण किया जाता है तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है, क्योंकि संदेश लाना ले जाना इंसानों का काम है, बादलों का नहीं। लेकिन कभी यहाँ पर संदेश अपने घर पर संदेश किसके माध्यम से भिजवा रहा है, किसके द्वारा भिजवा रहा है, बादलों के माध्यम से। बादलों से क्या कह रहा है कभी कि हे बादलों तुम बरस लो, तुम बरस लो और मेरी आंखों से भी आंसू बरसते रहे, निकलते रहे, लेकिन वे न बरसे, यानी पिता की आंखों से आंसू नहीं आए। ऐसा कोई संदेश मत देना जिससे पिता की आंखों से आंसू आए। मुझे याद करके उनकी आंखें नम नहीं होनी चाहिए। और बादलों को संबोधित करते हुए कभी कहते हैं कि आप उनको संदेश देना कि मैं मस्त हूँ, खुश हूँ, और कहना उनसे कि आज भी मैं ढेर सारा खाना खाता हूँ, आज भी मेरा 70 किलोग्राम वजन है, आज भी मैं जेल में रहते हुए पढ़ता लिखता हूँ, खेलता कूदता हूँ, सारी समस्याओं का डटकर मुकाबला करता हूँ, मस्त रहता हूँ, खुश रहता हूँ। हे बादलों ऐसा संदेश तुम मेरे पिताजी को देना। आगे कभी कहते हैं कि हे बादलों कुछ उल्टा सीधा मत बक देना, यानी यहाँ पर जेल में मैं किस तरह से रहता हूँ, अंग्रेज सिपाही किस तरह से हमारे साथ बर्ताव करते हैं, मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, पेट भरकर खाना नहीं देते, जी तोड़ मेहनत करवाते हैं, इन सारी बातों को मत बताना। और यह मत कहना कि मैं आदमी से भागता हूँ, आदमी से डरता हूँ, मैं अपने आप को पहचानता नहीं, मैं हमेशा गुमसुम रहता हूँ, चुप रहता हूँ। ये असलियत पिताजी को घर पर नहीं बतानी है। उनको हे बादलों, हे सावन के बादलों, पिताजी को कहना घर पर जाकर के संदेश देना कि मैं मस्त हूँ, खुश हूँ, खेलता हूँ, कूदता हूँ, पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, और गांधी जी का चरखा भी चलाता हूँ, चरखे से सूत काटता हूँ, धागा बनाता हूँ। यहाँ चरखे और धागे के माध्यम से कभी आत्मनिर्भरता का संदेश दे रहे हैं, स्वदेशी का संदेश दे रहे हैं। हम स्वदेशी अपनाएंगे तभी हम आत्मनिर्भर बनेंगे, भारत देश विकसित होगा। तो यहाँ पर चरखे के माध्यम से स्वदेशी का और आत्मनिर्भरता का संदेश दिया गया है कवि के द्वारा। तो इस तरह से कवि बादलों को समझा दिया है कि कुछ भी कोई असलियत मेरी यहाँ जेल में किस तरह से अंग्रेज गाली गलौज करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, इस तरह की खाने को भरपेट खाना नहीं देते, जी तोड़ मेहनत करवाते हैं, मैं आदमी को देख करके डरता हूँ, मैं मौन यानी चुप रहता हूँ, ये हकीकत घर पर जाकर नहीं बतानी है। हे सावन के बादलों हकीकत नहीं बतानी है, उनको कहना कि मैं जेल में खुश हूँ, मस्त हूँ, पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, खेलता हूँ, कूदता हूँ, ये जाकर के कहना। हे सावन के बादलों तुम बरस लो, मेरी आंखों से आंसू बरसते रहे, लेकिन मेरे कारण मेरे पिता की आंखों में आंसू नहीं आए। ऐसा कभी बादलों को संदेश भिजवा रहे हैं, बादलों के माध्यम से अपने घर के लिए, अपने पिताजी के लिए, परिवार के लिए। तो यह थी दोस्तों कविता। अब बात करते हैं कविता के आधार पर कवि के पिताजी की विशेषता है। कवि के पिताजी स्वयं श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना, सुबह श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना, योग व्यायाम एवं पहलवानों की तरह कसरत करते थे कवि के पिताजी। दौड़ना एवं खिलखिलाकर हंसना, साहसी, बादलों की गर्जना जैसी बुलंद आवाज का होना, फुर्ती के साथ कार्य करना, जिनको बुढ़ापा अभी तक व्यापा नहीं है, जो अभी भी यंग दिखते हैं, पूरी तरह से स्वस्थ दिखते हैं, जो भवानी को हमेशा सोने पर सुहागा कहते आए हैं। तो ये कविता के आधार पर कवि के पिताजी की विशेषताएं थी। अब बात करते हैं कविता के आधार पर कवि की माताजी की विशेषताएं हैं। कवि की माताजी कैसी थी? अनपढ़ होना, यानी पढ़ी लिखी नहीं थी। दुख के समय कवि का सहारा होना, कवि के प्रति अमित असीम स्नेह से युक्त होना, यानी माँ का जो प्यार है कवि के प्रति वो बहुत ही अमित है, व्यापक है, असीमित है। जैसा कि कवि कहते हैं, माँ जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक नहीं पसारा, यानी माँ के प्यार को कवि जेल में रहते हुए भी अनुभव करता है, महसूस करता है। सहनशील एवं धैर्य धारण करने वाली, दुख के समय परिवार को संभालने वाली। तो ये कविता के आधार पर कवि की माताजी की विशेषताएं हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कविता का काव्य सौंदर्य की। घर की अवधारणा की सार्थक एवं मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। माता पिता की वात्सल्य भावना की सुंदर झलक देखने को मिलती है। देशभक्ति की
की भावना का सुंदर चित्रण हुआ है। स्वदेशी एवं आत्मनिर्भरता का सुंदर संदेश दिया गया है। नारी शिक्षा का संदेश दिया गया है माँ के माध्यम से। सहज सरल एवं सुबोध भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है, यानी कविता की भाषा कैसी है, सरल है, सहज है। अनुप्रास एवं मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है कविता में कवि के द्वारा। तो यह थी दोस्तों घर की याद कविता। धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।